एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। सीख मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। 2. शिकंजी का स्वाद। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया, फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा।
सीख जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारा मछलियां डाल दी। चारा मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। समुद्री जीव विज्ञानी ने कुछ और चारा मछलियां बेट फिशेस टैंक में डाली और वे भी तुरंत शार्क का आहार बन गई। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक दो भागों में बंट चुका था। एक भाग में शार्क थी, दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मछली डाल दी। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चारा मछलियों को देख सकती थी। चारा मछलियों के देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकरा कर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह चारा मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। अंततः थक हारकर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वह कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक उसके दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार नहीं कर सकती। सीख जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसे समय में जहां भारतीय लड़कियों को केवल शादी करने के लिए पर्याप्त सिखाया जाता था, इंदिरा नूई सभी बाधाओं को तोड़ रही थी और दुनिया को जीतने की तैयारी कर रही थी। नूई ने विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ अपना करियर शुरू किया और दुनिया के सबसे बड़े निगमों में से एक पेप्सिको की पहली महिला सीईओ बनी। उन्होंने व्यवसाय और कॉरपोरेट जगत में कई भारतीय महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आइए इंदिरा नूई और उनकी अविश्वसनीय सफलता की कहानी के बारे में अधिक पढ़ें। इंदिरा नूई के बारे में। इंदिरा नूई पूर्व विवाह इंद्र कृष्णमूर्ति का जन्म 28 अक्टूबर 1555 को तमिलनाडु के मद्रास या चेन्नई शहर में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी व्यवसायी हैं, जिन्होंने बहुराष्ट्रीय निगम पेप्सिको के पूर्व अध्यक्ष 2007 से 9 और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ 2006 से 9 रहे हैं। 18 के रूप में कार्य किया है। इंदिरा नूई का अद्भुत करियर। इंदिरा नूई ने कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और उनमें जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करने और जीवन को ऊंचा उठाने के लिए दृढ़ विश्वास था। इंदिरा नूई ने भारत में अपने करियर की शुरुआत जॉनसन एंड जॉनसन और मेट्यूअर बेयरसेल के लिए एक उत्पाद प्रबंधक के रूप में की, जो एक कपड़ा कंपनी है। उन्होंने अमेरिका में येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भाग लेने के दौरान बूज एलन हैमिल्टन के साथ एक ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप भी पूरी की। 1980 के बाद नूई ने अगले 6 वर्षों के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के लिए एक रणनीति सलाहकार के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने मोटोरोला इंक के लिए कॉरपोरेट रणनीति और योजना के उपाध्यक्ष और निदेशक के रूप में काम किया। बाद में वह इंजीनियरिंग फर्म असिया ब्राउन बोवरी, अब एबीबी, के लिए काम करने लगी। पेप्सिको। इंदिरा नूई 1994 में पेप्सिको में कॉरपोरेट रणनीति और विकास के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। वह 2001 में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ बने। अक्टूबर 2006 में उनकी कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता, रणनीतिक संरेखण और व्यावसायिक अनुभव ने उन्हें जीत दिलाई। सीईओ का शीर्षक और अगले वर्ष वह बोर्ड की अध्यक्ष भी बनी। कंपनी के 42 साल के अस्तित्व में वह पेप्सिको की 5वीं अध्यक्ष और सीईओ थी। यह कहते हुए कि नूई सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक फूड समूह का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी और फॉर्च्यून 500 में केवल 11 महिला सीईओ में से एक थी। दुनिया भर के कई उल्लेखनीय हस्तियों, संपादकों, कंपनी हितधारकों और रणनीतिकारों ने प्रशंसा की। वे अपनी क्षमताओं, साथ ही नए दृष्टिकोण को लेकर पेप्सिको में आईं। पेप्सिको की अपने प्रमुख शीतल पेय की बिक्री पर कम निर्भरता के साथ एक अच्छी तरह से संतुलित उपभोक्ता उत्पाद कंपनी होने की नीति नूई द्वारा जारी रखी
रखी गई थी। उन्होंने सख्ती के साथ विदेशी में भी कंपनी का विस्तार भी किया। पेप्सिको का राजस्व 2006 में 35 अरब डॉलर से बढ़कर 2017 में लगभग 63.5 बिलियन डॉलर हो गया और उसके कार्यकाल में सालाना शुद्ध लाभ 2.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर 6.5 बिलियन डॉलर हो गया। ये सब उसके निरंतर और सुसंगत नेतृत्व के कारण संभव हो पाया। एक दशक से अधिक समय तक नुई ने पेप्सिको की वैश्विक रणनीति और परिवर्तन का नेतृत्व किया, जिसमें 1997 के त्रिकोण को शामिल किया गया, जिसे अब यम कहा जाता है, ब्रांड जिसमें पिज्जा हट, KFC और टैको बेल शामिल है। उन्होंने 1998 में ट्रॉपिकाना के अधिग्रहण का नेतृत्व किया और गेटोरेड के साथ 2001 में क्वेकर ओट्स कंपनी के साथ विलय कर दिया, जिससे पेप्सिको को प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिली। 6 अगस्त 2018 को नुई ने CEO के रूप में कदम रखा और 3 अक्टूबर को 22 साल के पेप्सिको के एक दिग्गज रेमन लागुर्ता, जो निदेशक मंडल में भी शामिल हुए, ने उनकी जगह ली। दूसरी ओर नुई 2019 की शुरुआत तक कंपनी के अध्यक्ष बनी रही। वह वर्तमान में अमेजियन और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के निदेशक मंडल की भी सदस्य भी हैं। उपलब्धियां और मान्यता, इसमें कोई सवाल नहीं है कि इंद्र नुई एक जीवित, प्रभावशील और एक प्रेरणादायक महिला है, जिन्होंने भारत और इसकी प्रतिष्ठा को लगातार ऊंचा किया है। उन्हें नियमित रूप से दुनिया की शीर्ष 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में स्थान दिया गया है। 2014 में फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में उन्हें 13वां स्थान दिया गया था। 2009 और 2010 में फॉर्च्यून ने उन्हें व्यवसाय में सबसे शक्तिशाली महिला का नाम दिया। उन्हें 2015 और 2017 में 2 बार सूची में दूसरी सबसे शक्तिशाली महिला नामित किया गया था। उन्हें 2007 और 2008 में वॉल स्ट्रीट जर्नल की 50 महिलाओं की सूची में नामित किया गया था। साथ ही दुनिया में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भी नुई को 2013 में NDTV के 25 ग्रेटेस्ट ग्लोबल लिविंग लीजेंड्स में से एक नामित किया गया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम ने 2007 में राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद्म भूषण के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया था। CEO वर्ल्ड पत्रिका ने 2018 में नुई को विश्व में सर्वश्रेष्ठ CEO कहा है। इंदिरा नुई को 2019 में कनेक्टिकट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ सार्वजनिक निजी सहयोग से कनेक्टिविटी इकोनॉमिक रिसोर्स सेंटर का सह निदेशक नियुक्त किया गया था। कनेक्टिकट की महिला वोटरों की लीग ने फरवरी 2020 में नुई को आउटस्टैंडिंग वुमन इन बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपके सवाल या सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ। बाय।